Dear students, welcome to my YouTube channel Biology by दीपक नैन। आज हम 12th क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एंड में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ह्यूमन रिप्रोड्यूस, तो यहाँ पे फिल करके ही दिए गए हैं आपको आंसर्स। तो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। सेकंड, ह्यूमंस विविपेरस एनिमल्स में आते हैं क्योंकि वो यंग वंस है उनको बर्थ देते हैं, और जो ओविपेरस होते हैं वो एग लेइंग एनिमल्स को बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के केस में इंटरनल होता है, जबकि जैसे फ्रॉग है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड वो स्ट्रक्चर होती है जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो वो डिप्लॉइड जाइगोट है वो बनाते हैं। तो जैसे जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल गैमेट से आता है और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम फीमेल गैमेट से आता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल से जब भी ओवम रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। और जो फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल रहती है उसके ओव्यूलेशन के बाद उसका बाद में फिर कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है वो बनती है। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक पार्टिकुलर हार्मोन होता है जिसके रिलीज होने से ही जो ओव्यूलेशन है, ओवम है, वो रिलीज होता है ओवरी से। और जो एलएच और एफएसएच हार्मोन्स होते हैं ये मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि एक्शन करते हैं ओवरी के ऊपर। और ओवरी से फिर जो भी हार्मोन है या फिर जो ओवम है रिलीज करवाने की जो प्रोसेस है वो होती है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये तो बिल्कुल हम जो प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेटा फ्यूज होते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट मीन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं और उनमें से एम्पुला एक वाइडर रीजन होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन है वो होती है। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। तो जाइगोट डिवाइड होता रहता है, मोरूला गैस्ट्रुला स्टेज बनती है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर ब्लास्टोसियोल कैविटी रहती है, और उसी स्टेज में इम्प्लांटेशन है वो होती है यूट्रस की वाल में। जो स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, तो वो अटैच होती है और अटैच होने के बाद उसमें फर्दर डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है। द स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा एक कनेक्शन या फिर जंक्शन होता है, वेस्कुलर जंक्शन होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की काफ़ी सप्लाई होती है, और इसी के जरिए जो फीटस और जो मदर है या मदर का जो यूट्रस पार्ट है उनके बीच में जितना भी न्यूट्रिएंट या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट का एक्सचेंज है वो होता है। मदर का ब्लड है वो फीटस के ब्लड के साथ बिल्कुल यहाँ पे इंटरमिक्स नहीं होता है, तो प्लेसेंटा के जरिए ही जस्ट वहाँ पे डिफ्यूजन से जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने डायग्राम है वही उसको अच्छे से लेबलिंग के साथ बनाना है, और काफ़ी जो स्ट्रक्चर्स हैं तो वो इसके अंदर हमने इतने सारे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो बेसिक नाम है वो हम लिख सकते हैं। और जैसे टेस्टिस हैं जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहते हैं, और यही जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस करते हैं। एपिडाइडमिस और जो वास डिफरेंस है ये एसेसरी डक्ट में आ जाती हैं। उसके बाद यूरिथ्रा भी डक्ट का ही पार्ट है, एसेसरी डक्ट, जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, ये एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि कुछ जो एंजाइम्स वगैरह है या फिर पार्टिकुलर सिक्रीशन करती हैं जो कि स्पर्म को मूवमेंट करने में मदद करती हैं। और उसके बाद जो इरेक्टाइल टिश्यू हैं और ग्लांस पेनिस हैं ये पेनिस के से होते हैं। इरेक्टाइल मीन्स इरेक्शन में मदद करते हैं, और ग्लांस पेनिस जो स्वोलन पार्ट होता है पेनिस का उसका नाम रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वेल लेबल डायग्राम है वो हमने बनाना है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जो मेन पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाती हैं, और वेजाइना ही रिसेप्टिव ऑर्गन होता है। और उसके बाद जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम, यही साइक्लिकल चेंजेस में जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और मायोमेट्रियम मिडल लेयर को बोलते हैं, और जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके बाद ओवरी की लोकेशन है वो हम देख सकते हैं, और ओवरी से जो ओव्यूलेशन के टाइम एग को रिसीव किया जाता है वो फिम्ब्रिया होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट है, और इसी के अंदर एम्पुलरी रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो होती है। यूट्रस एक इन्वर्टेड पी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, और फंडस यूट्रस का ही एक पार्ट रहता है। उसके बाद है राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ओवरी और टेस्टिस के हमने जो मुख्य काम है, मेजर फंक्शन है, वो दो दो फंक्शन है वो लिखने हैं। तो टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन से रिलेटेड रहता है, और इसमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके जरिए जो स्पर्म है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं टेस्टिस, जो कि मेल सेक्स हार्मोन का काम करते हैं। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं जो मेल को फीमेल से अलग करते हैं, तो वो सारे करेक्टर्स इसी हार्मोन की वजह से हैं वो शो होते हैं बॉडी में। और जो ये हार्मोन है वो लेडिक सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ओवरी का भी सिमिलरली ऐसे ही हम दो फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में oogenesis करता है, ये ओवम फॉर्मेशन करता है, और ओवरीज प्रोड्यूस ओवा। ओवा मीन्स जो प्लूरल फॉर्म ओवा है, और सिंगुलरली इसको ओवम बोला जाता है। और साथ में फीमेल सेक्स हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन उनको भी रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सीक्रेट होता है, जबकि एस्ट्रोजन एक फीमेल सेकेंडरी करेक्टर्स, सेक्सुअल करेक्टर्स जितने भी शो होते हैं फीमेल के अंदर, तो उनको यही हार्मोन है वो जब रिलीज होता है तो प्यूबर्टी के टाइम पे वो चेंजेस हैं वो शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की स्लाइडें भी होती हैं, और स्लाइड में जो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो उसको हमने यहाँ पे पहले डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम है वो देखेंगे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर फाउंड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड आर हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब ऐसे चैम्बर होते हैं छोटे छोटे, 250 के आसपास चैम्बर्स होते हैं जो हम जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं ईच टेस्टिस के अंदर, और जो कि कोइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं। कोइल्ड स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ताकि वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया वो प्रोवाइड किया जा सके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इट इज हेयर दैट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस अकर, और यही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन है वो होती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी? ईच ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैज ए लाइनिंग ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। एक लेयर प्रेजेंट होती है, इनर साइड लेयर, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और जर्मिनल मिल गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड, यहीं से गैमेटोजेनेसिस की जो सेल्स हैं वो बनती हैं। ऑन द इनर साइड इट इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल। दो प्रकार की सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया, इसी से स्पर्म बनते हैं, और दूसरा है सर्टोली सेल जो कि न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया, they are the male germ cells that produce the primary spermatocytes through the process of meiotic division। यहाँ पे मियोसिस होती है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और उसे जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनानी है तो उसे मियोसिस से ही वो होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मोर अंडरगो मियोटिक डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले मियोसिस 1 होती है, तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, और उसके बाद जो लास्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही अल्टीमेटली अंततः स्पर्मेटिड्स बनती हैं। स्पर्मेटिड एक अर्ली स्पर्म स्टेज होती है, और बाद में जो स्पर्मेटोटिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज आता है, उसी को मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फोजाइज बोला गया है। और उसी से जो मेल गैमेट्स या फिर स्पर्म है, स्पर्मेटो जो है वो बनते हैं। उसके बाद सर्टोली सेल्स को नर सेल बोला जाता है। नर सेल क्यों? क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्म की फॉर्मेशन के टाइम, और इट इज बिकॉज दे नरिश द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मीन्स जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्म जो बनते हैं, तो उस टाइम ये सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल का रहता है। लेडिग सेल
लेडिक सेल्स क्या रहती हैं, जो हमने पहले भी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया है। तो ये हार्मोन सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और कैसे सेल होती हैं, लार्ज पॉलीगोनल पॉलीगोनल मिल, जिसके अंदर मल्टीपल साइट्स प्रेजेंट हैं, जस्ट एडजेसेंट टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बिल्कुल पास में ये पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो डायग्राम है वो देखते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, बिल्कुल जैसे हमको माइक्रोस्कोप में एग्जैक्ट व्यू दिखाई देता है, तो हम वो देख सकते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक अनदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे। और इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हम देख सकते हैं ये जो लेयर प्रेजेंट है, आउटर लेयर, उसके अंदर ही जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, पेरिफेरी में ही। और उसके बाद है जो सर्टोली सेल्स हैं बीच बीच में, कहाँ जो लोकेशन है, इनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है, क्योंकि बीच में प्रेजेंट होती हैं, और इनका काम रहता है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। उसके बाद जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया रहती हैं जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट आगे की तरफ, या सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर हम बात करें। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आती हैं, और बीच में स्पर्मेटिड्स। और जो सेंटर में यदि हम ज़्यादातर स्ट्रक्चर देखते हैं, वो स्पर्मेटिड्स या फिर स्पम्स, मैच्योर स्पम्स हैं, वो सेंटर में दिखाई देते हैं। और यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायग्राम की बात करें, तो वो डायग्राम हम एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। और इसके अंदर भी जैसे ये सबसे पेरिफेरी है, और ये सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन में हम स्पम्स को देखते हैं। और जबकि जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जाते हैं पेरिफेरी की तरफ, तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे स्पर्मेटिड, उससे आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया। तो ये हम जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो पूछा गया है, और हमको पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। स्पर्मेटोगोनिया, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इमेच्योर मेल जर्म सेल इन टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। मेल के अंदर जो प्यूबर्टी टाइम होता है, किशोरावस्था, उसी टाइम में जो टेस्टिस हैं वहाँ पे इमेच्योर जर्म सेल्स हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे रहती हैं, प्रेजेंट ऑन इनर या इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा है। और जहाँ पे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, अच्छा नंबर इंक्रीज होता है, और इंक्रीज इसी को मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात है कि इन सेल के पास डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, 46 क्रोमोसोम रहेंगे। और सम कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। और इन्हीं में से कुछ ऐसी स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोगोनिया में ही कुछ सेल होती हैं जो कि मियोसिस फेज में एंटर कर जाती हैं, और उन्हीं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, कंप्लीट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन इनके अंदर होता है, जिससे इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल, यहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो बनती हैं। इक्वल की वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो हाफ रहते हैं, लेकिन सेल का साइज है वो सेम रहता है। दोनों सेल एक दूसरे के बिल्कुल एक समान रहती है, उन्हीं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम रहता है। अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, इसमें मियोसिस 2 होती है, जिससे कि 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हैं वो पैदा होते हैं। तो जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस जैसी ही होती है, वहाँ पे बस सेल का नंबर इंक्रीज होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, जिसके द्वारा स्पर्मेटिड्स जो मेटामॉर्फोजाइज, हमने वर्ड पढ़ा था पहले, जो ट्रांसफॉर्म होती है, उनकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, और स्पर्मेटिड्स से जो कंप्लीट एक स्पर्म की स्ट्रक्चर बनने की प्रोसेस को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म के हेड हैं वो इम्बेडेड का मतलब 10 हुए मिलते हैं सर्टोली सेल में। जब हम माइक्रोस्कोप में डायग्राम या फिर जो स्लाइड वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर भी जो स्पर्म के हेड हैं वो स्पर्मेटिड्स या फिर जो सर्टोली सेल्स हैं उनके अंदर वो 10 हुए दिखाई देते हैं सेंट्रल पोर्शन में, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। स्पर्मिएशन,
स्पर्मिएशन क्या रहता है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो स्पर्म है वो रिलीज किए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा। तो स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, ये कुछ रिलेटेड से वर्ड हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस है स्पर्मेटिड से, जबकि स्पर्मिएशन में रिलीज ऑफ स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब वो रिलीज होते हैं जो एसेसरी डक्ट है उनके अंदर, तो उसी को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो डायग्राम से और अच्छा व्यू लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्टेजेस हैं, जैसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिडियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। और उसके बाद स्पर्मेटिड्स मेटामॉर्फोजाइज के बाद स्पर्म जो बनते हैं उसी को स्पर्मियोजेनेसिस हमने बोला है। तो एक मैच्योर स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। और ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका टीएस जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में ऐसा व्यू हमको दिखाई देता है। और इसी की हमने जो एक्सटेंडेड व्यू है प्रीवियस डायग्राम के अंदर भी देखे हैं। और ये व्यू हम देख चुके हैं कि जो स्पर्मेटोगोनियम है ये मल्टीप्लिकेशन से अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं, और जैसे ही इसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। इसमें मियोसिस स्टार्ट हो गई है तो ये पहले 2 सेल बनेगी हैप्लोइड, और उसके बाद फिर मियोसिस 2 के अंदर 4 स्पर्मेटिड बनती हैं। स्पर्मेटिड से बाद में फिर मैच्योर स्पर्म है वो बन जाते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम जस्ट ये 3 स्टेजेज हैं वो याद रख सकते हैं, इतना डायग्राम इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। और जो इस साइड का पोर्शन है कि किस सेल से, प्रीमोर्डियल सेल या जो जर्मिनल सेल है उससे स्पर्म किस तरीके से बनता है, तो ये व्यू है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जब ये प्रोसेस होती है तो कुछ हार्मोन्स वहाँ पे अपना फंक्शन करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबरिटी। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी के टाइम ही स्टार्ट होती है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। जो सुपरमास्टर ग्लैंड होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को भी, उनके रिलीज को, इनहिबिट को देखती है। तो यही एक ब्रेन का पार्ट भी हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन, गोनाड्स के हार्मोन को सिक्रीट करवाने वाला हार्मोन गोनाडोट्रोपिन्स। ट्रोपिन मीन्स जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, और इसकी सिक्रीशन है वो लगातार बढ़ती रहती है ब्लड के अंदर। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद इसको सुपरमास्टर, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सुपरमास्टर ग्लैंड हमने बोला था क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं। और जो GnRH हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करता है, और वहां से क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है सिक्रीशन 2 हार्मोन्स की। 2 हार्मोन वहां से सिक्रीट करवाएगा। एक को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन, और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म बहुत पूछी जाती है इनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। LH हार्मोन क्या करता है, वो लैडिक सेल पे जाके काम करता है और स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन है उसको सिक्रीट करवाता है। और टेस्टोस्टेरोन भी एक एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन मतलब एंड्रोसियम से रिलेटेड है, मेल पार्ट से रिलेटेड, जैसे हम फ्लावर्स में भी पढ़ते हैं। तो मेल के अंदर जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन भी एक एंड्रोजन ही होता है, तो जो कि लेडिक सेल के द्वारा सिक्रीट करवाया जाता है। LH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आके वहां पे काम करता है, तभी वो सिक्रीट होता है। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जबकि जो FSH हार्मोन है वो सर्टोली सेल के ऊपर आके काम करेगा और स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे वहां से केमिकल्स रिलीज करवाता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको मदद करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि नरिशमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वहां पे जो बनाने का काम है वो FSH हार्मोन आके ही सिक्रीट करवाता है सर्टोली सेल से। तो डायग्राम से समझते हैं। GnRH हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस जो कि एक फोरब्रेन का पार्ट रहता है, वहां से हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, और वहीं से 2 मेन हार्मोन रिलीज होते हैं FSH एंड LH हार्मोन। FSH सर्टोली सेल्स के ऊपर जाके काम करता है जो कि आगे एस्ट्रोजन या फिर एंड्रोजन हार्मोन है उनको रिलीज करवाता है, और एस्ट्रोजन
हार्मोन ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस उसको स्टार्ट करता है। इसके अलावा सर्टोली सेल इनहिबिन और एक्टिविन हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। एक्टिविन हार्मोन क्या करता है, जो फर्दर एफएसएच है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करता है ताकि सर्टोली सेल वो अच्छे से काम कर पाए। लेकिन यदि ज़्यादा एक्शन यहाँ पे जनरेट हो जाता है जितने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनहिबिन हार्मोन भी रहता है जो कि फीडबैक इनहिबिशन करता है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब है कि वो एफएसएच की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और एफएसएच की सिक्रीशन को भी वो रुकवाता है जीएनएच हार्मोन को रोक के। तो इनहिबिशन का मतलब यही है कि स्टॉप करवाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमको उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है यदि वो फुलफिल हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उसको फिर स्टॉप करवा दिया जाता है, उसकी सिक्रीशन वहाँ पे बंद कर दी जाती है। सिमिलरली लेडिक सेल के ऊपर एल एच हार्मोन है वो काम करता है और टेस्टोस्टेरोन वहाँ से जो हार्मोन है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मदद करता है और टेस्टोस्टेरोन साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो मेल में उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो जीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है वो हार्मोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं। तो हम देख सकते हैं हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, डिफरेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करती है डिफरेंट हार्मोन्स के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इट इज द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती, लेकिन जैसे उसमें टेलराइज होती है और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और उसे मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। जबकि स्पर्मिएशन में एक ऐसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन जिसमें मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमिन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ल्यूमिन मीन जो सेंट्रल पोर्शन है, जो खाली जगह है, वहां पे वो आ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही मैच्योर होता है स्पर्मेटोजोआ वो सर्टोली सेल्स के अंदर उनके हेड है वो इम्बेडेड रहते हैं, दसे हुए रहते हैं, लेकिन पूरी मैच्योरिटी के बाद जब उनको रिलीज होना होता है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के खाली जगह में सेंटर पॉइंट में आ जाते हैं और वहीं से फिर उनको एसेसरी डक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा ए वेल लेबल्ड या लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का हमने यहाँ से डायग्राम है वो समझना है। और स्पर्म के अंदर एक हेड रीजन होता है और हेड रीजन के अंदर मेनली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एक्रोसोम रीजन होता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम ओवम की जो वाल है उसको डिजेनरेट करने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक रीजन प्रेजेंट होता है और नेक के बाद मिडल पीस रहता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, इसी को माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन एक अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरली अरेंज होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मिडल पीस के अंदर पाई जाती हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर में। और इनका काम क्या करती हैं, ये पावर हाउस होती हैं। जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी क्या करती है, टेल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है और इसी टेल की मूवमेंट की वजह से स्पर्म है वो मोटाइल होता है। वो जब मूवमेंट करता है तो उसी को, क्योंकि ओवम के पास पहुंचना होता है मूवमेंट करते हुए, तो टेल रीजन में जितनी मूवमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज के द्वारा ही की जाती है। और साथ में जो सबसे आउटर कवरिंग रहती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को कवर किए हुए है। तो है तो ये केवल एक सिंगल सेल, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है या फिर उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आ जाता है सिक्रीशन ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स ऑफ द मेल। मेल की जो सेकेंडरी एसेसरी मतलब सहायक जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से जो भी मटेरियल सिक्रीट होता है उसी को हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और इसमें क्या क्या रहता है, कैल्शियम, फ्रुक्टोज एंड अदर एंजाइम। तो ये कुछ यहाँ पे कंपोनेंट रहते हैं। कैल्शियम आयन क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मदद करते हैं। फ्रक्टोज एक टाइप से जो स्वीटेस्ट शुगर भी माना जाता है और ये एक नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये सिक्रीट किया जाता है। और फ्रक्टोज से ही एक मेडिकल जो रिपोर्ट होती हैं फोरेंसिक टेस्ट ऑफ द रेप के अंदर भी फ्रक्टोज वैसे बॉडी के अंदर कहीं नहीं बनता है, तो इस स्पर्म या सेमिनल प्लाज्मा के अंदर ही ये पाया जाता है। तो यदि हम फ्रक्टोज का टेस्ट कर लेते हैं सस्पेंस से, तो उसमें भी ये
एक इम्पोर्टेंट क्लू है वो प्रोवाइड करता है फोरेंसिक टेस्ट जब रेप के लिए किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। मेल में जो एसेसरी डक्ट होती हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं उनके क्या क्या काम होते हैं। तो टेबल से ओवरव्यू लेंगे हम इसका। मेल एसेसरी डक्ट में आ जाती हैं 4 डक्ट आ जाती हैं मेनली, जो कि एपिडाइडमिस से स्टार्ट होती हैं। एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, रेटिटेस्टिस एंड वास डिफरेंशिया। तो एपिडाइडमिस को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। एपिडाइडमिस फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन है जो स्पर्म की वो करवाती है, जितने भी उसके अंदर फंक्शनल चेंजेस हैं वो आते हैं, स्टोरेज करती है उनका, साथ में नरिशमेंट है वो प्रोवाइड की जाती है। वासा इफ्रेंसिया जो स्पर्म है वो रेटिटेस्टिस के पास भेजे जाते हैं एपिडाइडमिस से। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एपिडाइडमिस से रेटिटेस्टिस के पास जो इंटरकनेक्शन का काम करती है। रेटिटेस्टिस के अंदर स्पर्म को कुछ टाइम तक स्टोर किया जाता है और वासा डिफरेंशिया में जो स्पर्म है उनको फिर कंडक्ट किया जाता है यूरिथ्रा के पास। और यूरिथ्रा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि फिर स्पर्म रिलीज में मदद करती है आउटसाइड द बॉडी। मेल असेसरी ग्लैंड्स। मेल असेसरी ग्लैंड्स में मेनली 3 ग्लैंड्स आ जाती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल्स activates and provide energy to facilitate sperm mobility after ejaculation. Ejaculation means release of sperms. और जैसे ही स्पर्म रिलीज होते हैं तो उसके बाद उनके अंदर जो मोटिलिटी वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है वो सेमिनल वेसिकल्स के जो सिक्रीशंस हैं वही करती हैं। उसके अंदर फ्रक्टोज वगैरह है वो पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड नरिश एंड एक्टिवेट्स स्पर्म, ये भी नरिशमेंट से रिलेटेड काम करता है और साथ में एक्टिवेशन करवाता है, स्पर्म को फंक्शनल बनाता है। एनहेंस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म्स की मूवमेंट है उसको फास्ट करता है। प्रोवाइड एल्कलिनिटी टू द इजैकुलेट, इजैकुलेट मतलब जो भी कंटेंट है वो सिक्रीट किया जाता है स्पर्म के साथ, तो उसमें एल्कलिनिटी को भी प्रोवाइड करता है ये, कैल्शियम आयन वगैरह वो सिक्रीट करता है, जो कि यूरिन की वजह से जो यूरिथ्रा के अंदर एसिडिटी रहती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। Cowper's glands enhance mobility and survival potentiality of the sperm, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी सिक्रेशन रहती हैं जिसकी वजह से स्पर्म की मोबिलिटी भी इंक्रीज होती है और साथ में उसके जिंदा रहने की जो पोटेंशियलिटी, जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। कहाँ पे? इन द जेनिटल ट्रैक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब वजाइना के अंदर रिलीज किया जाता है स्पर्म्स को तो वहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करती है और साथ में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्पर्म को जिंदा रखने में मदद करती है। इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जिसकी सिक्रीशन मदद करती है जो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे हम 4 ग्लैंड्स हैं, वैसे 3 ग्लैंड्स एनसीईआरटी में दी गई है जिसमें सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हमने डायग्राम में पढ़ा था। इसके अलावा जो काउपर्स ग्लैंड है वो हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फंक्शन देखा है जो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर से हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज oogenesis एंड गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हमने एक्सप्लेन किया था ऐसे ही oogenesis प्रोसेस को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट को ही हम जो ओवम है, ओवम बनने की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसी को oogenesis बोलते हैं। और ये कहाँ पे इनिशिएट या किसके द्वारा इनिशिएट होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ही, जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, उनकी मदर के वोम के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट होती है, तो उसी टाइम ये स्टार्ट हो जाती है। मेल में हमने पढ़ा था प्यूबरिटी के टाइम पे ही स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन ये जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। कपल्स ऑफ मिलियन गैमेट्स, कपल्स ऑफ मिलियंस का मतलब है 2 मिलियन गैमेट्स, लगभग 20 लाख जो गैमेट्स हैं, गैमेट मदर सेल्स हैं, oogonia, वो एक बार बन जाती हैं कहाँ पे? फीटल ओवरी के अंदर। फीटल ओवरी मतलब फीटस स्टेज के अंदर जो वोम के अंदर जो फीमेल होती है उनके अंदर ही एक साथ 20 लाख जो गैमेट्स हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद कोई नए गैमेट्स हैं वो पूरी लाइफ नहीं बनते हैं फीमेल के। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद उसके बाद कोई भी यहाँ पे नए oogonia है वो नहीं बनते हैं। प्राइमरी oocytes क्या रहती है? जैसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पढ़ा था, तो oogonia स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो मियोसिस फर्स्ट है
उसका प्रोफेज 1 है वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग स्टेज है और बड़ी ही कॉम्प्लेक्स स्टेज हम पढ़ते हैं 11th क्लास में भी इनके बारे में जब देखते हैं। इसके अंदर आगे फर्दर 5 स्टेजेस रहती हैं। तो ओगोनिया डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये प्रोफेज 1 के अंदर आके ही अरेस्ट हो जाता है, टेम्परेली अरेस्टेड एट द दैट स्टेज। तो जो ओगोनियम की स्टार्ट हुई थी फीटस ओवरी के अंदर, तो उसको एक स्टेज पे जाके रोक दिया जाता है क्योंकि उस टाइम आगे के डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। और प्राइमरी oocyte within the tertiary follicles grows in size and completes its first meiotic division। जो प्राइमरी oocytes हैं वो फॉलिकल्स कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर प्रत्येक प्राइमरी oocyte है वो आगे अपनी डेवलपमेंट को रेगुलर रखती हैं और अपने जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो आराम आराम से कंप्लीट करती है। अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। उसके बाद जो अनइक्वल डिवीजन होता है यहाँ पे मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है तो एक सेकेंडरी oocyte बनती है जो कि लार्ज रहती है और उसके अलावा एक छोटी यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन पढ़ा था, इक्वल सेल बनती है, यहाँ पे अनइक्वल सेल बनती है जिसमें एक बड़ी सेल रहेगी जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी और दूसरी फर्स्ट पोलर बॉडी है वो यहाँ पे बनती है। उसके बाद है सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte इतने बड़े साइज की क्यों रहती है, क्योंकि उसके पास ही सारा कंटेंट होता है प्राइमरी oocyte का। पोलर बॉडीज के पास कुछ नहीं जाता क्योंकि उनको वैसे भी आगे डिजेनरेट होना होता है। पोलर बॉडी क्यों बनती है, ताकि जो उच्च जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको एक अलग साइड में निकाला जा सके, क्योंकि मियोसिस में हमको हैप्लॉइड सेट ही रखना पड़ता है गैमेट्स के अंदर। तो एक दूसरे हैप्लॉइड सेट को ही हम बोल सकते हैं कि पोलर बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है, उसका कोई आगे फंक्शन नहीं रहता। ओव्यूलेशन उसके बाद होता है ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्स। जैसे ही ओवम है वो अच्छे ढंग से मैच्योर हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर होती हैं। रप्चर मीन वहां से ब्रस्टिंग होती है, उसकी वाल है वो टूटती हैं और जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम है वो रिलीज होता है ओवरी से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मियोसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं हुई है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ओवम है वो बाहर निकलता है। मियोसिस 2 कब स्टार्ट होती है, जैसे ही स्पर्म एंट्री स्टार्ट करता है ओवम के अंदर तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। ओवम या फिर एग गैमेट या फिर जो फीमेल गैमेट है वो बनता है लास्ट में। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये सेकेंडरी oocyte है वो भी अपना मियोसिस 2 है वो कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी लेंथी स्टेज होती है oogenesis की। ये जो फीमेल है उसकी फीटल स्टेज के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है और प्रोफेज 1 के अंदर ही अरेस्ट रहती है। कब तक, टिल द एज ऑफ प्यूबरिटी, प्यूबरिटी की एज तक ये प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट होती है और उसके बाद भी इसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग स्टेज होती है oogenesis की जो प्रोसेस है उसमें। फॉलिकल्स क्या है, जैसे हमने फॉलिकल वर्ड पढ़ा है तो फॉलिकल्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल पढ़ते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक कवरिंग का प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती हैं। किसके राउंड में, प्राइमरी oocyte के राउंड में। तो प्राइमरी oocyte के राउंड में जो सेल्स की लेयर है उसी की कम्बिनेशन की वजह से हम प्राइमरी oocyte को प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। A large number of follicles degenerate from the birth to the puberty। हमने पढ़ा था कि couple of millions of प्राइमरी oocytes हैं वो बनती हैं, लेकिन केवल 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही प्यूबरिटी के टाइम हर एक ओवरी में वो बची रहती हैं, बाकी सारी डिजेनरेट होती रहती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर और ज्यादा लेयर्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की वो बनती हैं और 2 to more लेयर्स वहां पे जब बनती हैं तो उसी को हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और यहाँ पे एक एड अ न्यू थीका, थीका मतलब एक लोब्यूल एक चैम्बर है वो ऐड होता है, एंड एन इनर थीका इंटरना और आउटर थीका, थीका मतलब एक लेयर बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो इनर लेयर को इंटरना और एक्सटर्नल लेयर को एक्सटर्ना हम बोल सकते हैं। टर्सरी फॉलिकल क्या होती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रक्चर
विच इज करेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रियम। एक ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी को ही एंट्रियम 1 मार्क में ऑप्शन टाइप में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी का क्या नाम होता है, एट्रियम। और ये एंट्रम ही कहाँ पाई जाती है, टर्सरी फॉलिकल में पाई जाती है। और मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल क्या रहता है, टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेज इनटू सेकेंडरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर जैसे मियोसिस वगैरह कंप्लीट होती है और सेकेंडरी oocyte बनती है, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है सेकेंडरी oocyte ओम के रूप में वो रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, उसी स्ट्रक्चर को जो उसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स भी है साथ में, उसी कॉम्बिनेशन को हम सेकेंडरी oocyte के साथ जो रहती हैं उसी को हम मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। फॉर्म्स आ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट, और जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये जो ओवम की लेयर्स होती हैं वो ग्राफियन फॉलिकल है वही बनाती हैं। डायग्राम से समझते हैं oogenesis। एक साइड में oogenesis प्रोसेस है, एक साइड में जैसे हमने फॉलिकल पढ़ा है तो फॉलिकल किस तरीके से डेवलप होती है तो उसका एक सीक्वेंस हम देख सकते हैं। तो oogenesis में जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा था, तो यहाँ पे oogonia या oogoनियम होता है और वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद माइटोसिस से ही अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और एक ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं कुछ सेल जहां से मियोसिस है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसी सेल को हम प्राइमरी oocyte है वो बोलते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट नहीं होती है मियोसिस जो 1 है वही, मियोसिस 1 का भी प्रोफेज 1 में ही ये रुक जाती है प्रोसेस, और बिफोर बर्थ ये यहाँ तक का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, प्रोफेज 1 तक जो प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद चाइल्डहुड में कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है, ओवरी इनएक्टिव रहती हैं, और जबकि प्यूबर्टी से मीनोपेज स्टेज क्या होती है, जहाँ पे प्यूबर्टी वो स्टेज है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं और खत्म जहाँ पे होते हैं एट द एज ऑफ 45 to 50, उसको मीनोपेज स्टेज बोलते हैं, मीनोपाज स्टेज हम बोल सकते हैं। और मियोसिस की जो ये स्टेप्स हैं वो टिल दिस पीरियड वो कंटिन्यू रहते हैं, और जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी है वो बनती है। सेकेंडरी oocyte से आगे जो फर्दर मियोसिस 2 है वो कब होती है, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तभी। फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही इनिशिएट करवाया जाता है किसको, मियोसिस 2 को। मियोसिस 2 जैसे ही होगी तो वहां पे फीमेल गैमेट बनेगा, और मेल गैमेट जैसे ही वहां पे आएगा तो फ्यूज्ड कंडीशन को यहाँ पे जाइगोट दिखाया गया है, वरना ये जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट ही नहीं होती है। ओव्यूलेशन के बाद जैसे वो रिलीज होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी oocyte ही वो क्या होती है, डिजेनरेट होके जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें आती है, और सेकेंडरी पोलर बॉडी है वो भी यहाँ पे बनती है जो बाद में जाके डिजेनरेट हो जाती है। तो सिमिलर टाइप का हम देख सकते हैं एक डेवलपमेंट, जैसे हमने फ्लावर में पढ़ा था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, वहाँ पे जो 4 टेट्रा जो 4 स्ट्रक्चर बनती है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, उनमें से केवल एक ही आगे एम्ब्रियोसाइक बनाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही फंक्शनल रहती है और वही जाके फीमेल गैमेट है उसको बनाती है, जबकि मेल गैमेट में जो 4 सेल बनती हैं वो आगे फर्दर मेल गैमेट्स को बनाने में चारों के चार अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरीके से हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट देख सकते हैं। फॉलिकुलर प्रीमोर्डियम जो सेल है उससे प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनती है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन से अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं, और प्रीमोर्डियल मीन जो अर्ली स्टेज होती है फॉलिकल की वो एक्टिव हो जाती है प्यूबर्टी स्टेज में। प्यूबर्टी में सिंगल लेयर बनती है उसको प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल में काफ़ी सारी लेयर्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और कुछ कैविटी है वो भी स्टार्ट हो जाती है, और जब वो ये कैविटी अच्छे से बन जाती है तो उसी को हम एंट्रियम बोलते हैं, और उसको टर्सरी फॉलिकल भी बोला जाता है। टर्सरी के बाद एक ऐसी स्टेज जहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो बिल्कुल यहाँ पे मैच्योर हो जाती है रिलीज होने के लिए, तो उसको मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से ही ओव्यूलेशन है वो प्रोसेस होती है, और ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है उसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है और यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब
यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो एक कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता। तो यहाँ पे इस राइट हैंड साइड में जो हम बीच में जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर यही है जो ओवम वगैरह की जो हमने oogenesis प्रोसेस के अंदर पढ़ी है। तो इन्हीं की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जब इनके साथ प्रेजेंट होती है तो उन्हीं को फॉलिकल्स नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी का यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। तो जो नॉर्मल डायग्राम है वो हम देखते हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम मान सकते हैं। तो जो ओवरी है, ओवरी को जब हम कट करते हैं बीच से तो काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे हम देख पाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किया था, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उसके बाद सेकेंडरी, टर्सरी ग्राफिन फॉलिकल्स किस प्रकार से बनती हैं। तो यदि एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस वाइज हम बात करते हैं, तो जो प्राइमरी ओवरियन फॉलिकल्स हैं जिनके ऊपर केवल एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, उसके बाद जैसे जैसे सेल्स की जो लेयर है वो 2 to 3 लेयर्स बनती है तो सेकेंडरी ओवरियन फॉलिकल रहती है। उसके बाद वहाँ पे एक एट्रियम, एक कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी वो बनती है, और वहीं पे जो ओवम है या oocyte है वो भी अपनी जो ग्रोथ है या फिर जो उसके अंदर मियोसिस है वो स्टार्ट होती हैं। और इन लास्ट जब मैच्योर हो जाती है तो उसको ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफिन फॉलिकल से ही ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होती है, और उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बच जाती है तो ये आगे कॉर्पस ल्यूटियम की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम करती है। और आगे कॉर्पस ल्यूटियम जब मैच्योर हो जाता है तो इसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होता है। तो ओवरी के अंदर जो सेंट्रल पार्ट रहता है उसको हम मेडुला बोलते हैं, और जबकि बाहरी पार्ट है, पेरिफेरी की साइड में जो पार्ट है तो वो कोर्टेक्स होता है। तो कोर्टेक्स रीजन में ही जो ये डेवलपमेंट है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं, वो आगे बढ़ती रहती है। यदि कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रेट करता है तो उसकी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। और जो ब्लू और रेड हम ये वेसल्स देख पा रहे हैं तो ब्लड वेसल्स है जो कि न्यूट्रिशन वगैरह है वो सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी जो ओवरी है उसके अंदर भी डिस्कस किया है, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, तो उसको हम डिटेल से देखते हैं। तो जो मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में सबसे जो डिफ्रेंशिएट करने वाली बात होती है कि उसके पास एक एंट्रम रहता है जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी है, और यहीं पे जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा जैसी लेयर्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte या हम ओवम बोल सकते हैं वो यहाँ पे रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। उसके अलावा जो बाहर की तरफ है ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, और उससे जस्ट इनवर्ड हम देखें बेसल लैमिना है, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो बेसल लैमिना के साथ अटैच रहता है, तो उसको हम क्यूमुलस ओफ्रस बोलते हैं। और सिमिलर टाइप की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, जाइगोट डेवलप होता है, मोरुला, गैस्ट्रुला एंड ब्लास्टोसिस्ट, उसके अंदर भी सिमिलर टाइप की स्ट्रक्चर्स है वो देखने को मिलती है। नेम द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग्स कुछ टर्म्स, कुछ ऑर्गन दिए गए हैं, उनके हमने फंक्शन लिखने हैं। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, उसमें सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकलती है, तो जो बची हुई स्ट्रक्चर है, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, रेजिड्यू है, उसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का जो मेन फंक्शन है कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है ड्यूरिंग द ल्यूटल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड भी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें एक ल्यूटल फेज आती है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शनल हो जाता है। When प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड इन हाई लेवल, जब प्रोजेस्टेरोन को ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट किया जाता है तो LH और FSH की जो सिक्रीशन है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन, आगे के जितने भी ओव्यूलेशन है वो स्टॉप हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है उसी टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होना स्टार्ट होता है, और
जब तक प्रेगनेंसी रहती है तो फर्दर जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। द कॉर्पस ल्यूटियम फैसिलिटेट द एंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर होती है यूट्रस की, उसको फैसिलिटेट, उसको सहायता करता है ताकि वो प्रोलिफरेट हो। प्रोलिफरेट मतलब उसके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होती हैं, और प्रिपेयर फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है वही यूट्रस वाल के साथ आके अटैच होती है, और वहीं से फर्दर डेवलपमेंट है, जो फीटस की ग्रोथ है, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, वो स्टार्ट होती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के हम फंक्शन देख सकते हैं, ये एंडोमेट्रियम को भी प्रिपेयर करता है, FSH LH की सिक्रीशन है उसको भी इनहिबिट करवाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से, और साथ में जो प्रेगनेंसी है उसको भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लाइनिंग रहती है यूट्रस की, जिसके अंदर काफ़ी सारी ग्लैंड्स होती हैं, और यही वो लेयर है, कई बार 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, जो साइक्लिकल चेंजेस में जाती है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक लेयर है जो बार बार बनती है और वो डिजेनरेट होती है, और उसी लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन प्रोसेस, जो साइक्लिकल चेंजेस हैं वो क्यों होते हैं, ताकि जो एंडोमेट्रियम है अपने आप को एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन प्रोसेस, जिसमें एम्ब्रियो है वो इसके लिए आउटर सरफेस के साथ आके अटैच होता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये अटैच रहता है, और उसी के लिए अपने आप को ये बार बार प्रिपेयर करती है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये डिजेनरेट होती रहती है। तो ये साइक्लिकल चेंजेस के अंडरगो रहती है। नेक्स्ट इज एक्रोसोम। तो एक्रोसोम एंटीरियर सेक्शन ऑफ हेड ऑफ द स्पर्म रीजन में पाया जाता है। स्पर्म के हेड रीजन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ यूरोनिडेज एंजाइम। यूरोनिडेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग की जो मेम्ब्रेन है कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसिडा उसको डिजेनरेट करते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एंटर कर सके एग में। विच फैसिलिटेट द स्पर्म टू परफोरेट। परफोरेट मीन्स एंटर करना थ्रू द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो एग की लेयर में से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से एंटर करने के लिए ही ये जो हाइड्रोलाइज एंजाइम है वो काम करते हैं। उसके बाद स्पर्म टेल। स्पर्म टेल मेक्स अप फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म टेल है ये सबसे लंबा पार्ट है स्पर्म का, वो बनाती है, और साथ में मूवमेंट्स जितनी भी स्पर्म की होती है तो वो इसी की वजह से होती है। वंस इट हैज़ एंटर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो एक बार जब ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है तो सारी जो मूवमेंट है स्पर्म की तो वो स्पर्म टेल ही करवाती है। फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया क्या स्ट्रक्चर होती है, ये हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में भी देखा था। टुवार्ड्स द ओवरियन एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के ओवरी की साइड में प्रेजेंट होती हैं कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस मींस बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर होती हैं। These are fimbria in which assist in gathering the ovum after the ovulation process। ये क्या करती हैं, ओवुलेशन के बाद जो ओवम रिलीज होता है तो उसको ये कैप्चर करती हैं। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द बीटिंग ऑफ सिलिया। और जो ये गैदरिंग की प्रोसेस है, जब ये कैप्चर करती हैं तो ये किसके द्वारा फैसिलिटेट की जाती है, सिलिया जो प्रेजेंट होते हैं। हम ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर सिलिया 2 जगह पे ज़्यादा पढ़ते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में और एक फैलोपियन ट्यूब जो होती है वहाँ पे भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो लगातार मूव करते रहते हैं क्योंकि फीमेल गैमेट है वो इमोटाइल होता है और उसको मूव करवाना होता है, एम्पुलरी रीजन तक लेके आना पड़ता है, और क्योंकि एम्पुलरी रीजन में ही स्पर्म और ओवम है फर्टिलाइजेशन उनके बीच में होती है और जाइगोट बनता है। तो सिलिया भी यहाँ पे मदद करती है ताकि जो ओवम है उसको आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट द ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से हमने ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और जो फॉल्स है उसको ट्रू करके हमने यहाँ पे बताना है, उसको नोट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स एंड्रोजन को सिक्रीट नहीं करती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स रहेगी। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय लेडिंग सेल, लेडिंग सेल ही एंड्रोजन सिक्रीट करती है, जबकि सर्टोली सेल्स तो नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, नर्स सेल भी इनको बोला जाता है।
प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये होती हैं जो सेल हैं, डिफरेंट टाइप की सेल हमने पढ़ी हैं। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू हम मानेंगे क्योंकि हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया इसको। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, लेडिक सेल ओवरी में नहीं पाई जाती, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स दैट प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वही सेम स्टेटमेंट है, जो लेडिक सेल है वो टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती है और एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं। लेडिक सेल्स कैन सिंथेसाइज एंड्रोजन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में कोई oogenesis नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फाल्स हम बोल सकते हैं, oogenesis ओवरी के अंदर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओवुलेशन प्रोसेस ही स्टॉप हो जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि इसके बारे में भी एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्योंकि हाइमेन ब्रेकेज के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो सकती है, साइकिलिंग या फिर हॉर्स राइडिंग की वजह से भी जो हाइमेन ब्रेक है हो सकती है, तो एक वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का हम एक रिलेबल मतलब विश्वसनीय इंडिकेटर नहीं मान सकते इस चीज़ को। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये काफ़ी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन रहेगा और स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जांपल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो साइकिलिकल चेंजेस एंड्रोमेट्रियम लेयर में हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उन्हीं को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और ये मंकीज में और एप्स में भी पाया जाता है ह्यूमन बींग्स के अलावा। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के प्रेगनेंसी के अलावा या फिर फर्टिलाइजेशन के अलावा और भी कुछ जो रीजन है वो सकते हैं। पहला क्या रहेगा यहाँ पे, स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकती है, तो ये प्रेगनेंसी का एक इंडिकेटर हो भी सकता है यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं है, लेकिन यदि और कुछ रीजन है तो उनकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन है उसकी कमी पाई जा सकती है, वो इरेगुलर हो सकता है। मिनार्क एक ऐसी स्टेज रहती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जो 11-12 एज होती है गर्ल्स में, तो उस टाइम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्क बोलते हैं, जबकि ये 45 to 50 एज तक लगातार चलता है और उस एज में जाके ये स्टॉप हो जाता है। तो वुमेन यदि हम देखें जो फर्टिलिटी जो उनके पास कैपेसिटी होती है तो वो 50 ईयर्स की एज तक रहती है, और इसके एक्सेप्शन भी काफ़ी हम देखने को मिलते हैं न्यूज़ वगैरह में, कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कि 65 अबो भी मदर बन सकती हैं, तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचर। तो मीनोपेज स्टेज वही है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28-29 डेज, तो हर 28-29 डेज के बाद जो मेंस्ट्रुएशन है वो रिपीट होती है। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जितने भी इवेंट्स हैं हम पढ़ेंगे, अलग अलग फेजेज में मेंस्ट्रुएशन होती है, काफ़ी स्टेप्स हैं, तो उन्हीं सम ऑफ इवेंट्स को हम एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब ओवम रिलीज होने की प्रोसेस, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में जो लगभग 14 to 17 डे के बीच में जो ओवम है वो रिलीज होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्क एंड मिनोफेज पाज, जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ये जो होता है तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का ये साइन होता है। यदि मेंस्ट्रुएशन है तो इसका मतलब हेल्थ ही है इंडिविजुअल, फीमेल या गर्ल, और यदि नहीं होता तो इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज के सिम्टम्स वहाँ पे हम मान सकते हैं। एंड एक्सटेंड बिटवीन, और ये मिनार्क से मिनोपेज स्टेज तक चलता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और उस टाइम कोई मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होती है। तो हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कुछ चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं और कुछ स्टेजेस हैं वो हम देख सकते हैं।
जैसे जो FS और H फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। तो ये मेंस्ट्रुएशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, तो इस टाइम में हम देख सकते हैं हार्मोनल फ्लक्चुएशन किस तरीके से काम करती हैं। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो 14 डे जिस टाइम ओव्यूलेशन होती है इसी स्टेज में हम बीचों बीच यदि माने तो ये ओव्यूलेशन की स्टेज है। और ओव्यूलेटरी स्टेज या ओव्यूलेशन से रिलेटेड जो स्टेज है इसी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे रहता है। और यहाँ पे हम जो इवेंट्स हैं ओवरी के अंदर वो देख सकते हैं। ये हार्मोनल ग्राफ है, जबकि ओवरी के अंदर क्या क्या सीक्वेंस चलेंगे, जैसे कुछ प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है इसी बीचों बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम में उसकी फॉर्मेशन होती है। तो फॉलिकुलर फेज कौन सी होती है जिसमें फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से उनकी डेवलपमेंट बढ़ती है। और ओव्यूलेटरी या ओव्यूलेशन फेज के अंदर क्या रहता है, ओवम रिलीज होता है, और उसके बाद ल्यूटल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनता है। ओवरियन हार्मोन, ये ऊपर हमने पिट्यूटरी हार्मोन देखे थे किस तरीके से ब्लड में इनकी अमाउंट बढ़ती है, और ओवरियन हार्मोन की भी हम देख सकते हैं दो हार्मोन मेनली यहाँ पे जो काम करते हैं, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। तो एस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है ओव्यूलेशन के टाइम पे, लेकिन ओव्यूलेशन के जस्ट बाद ही प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है उसकी लेवल है वो पीक पे रहता है काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो गिर जाता है। और जो लास्ट सीक्वेंस है एक ऑर्डर है उसमें क्या कहा गया है, ये डी रहेगा यहाँ पे सी, ये हम अलग अलग सीक्वेंस देख रहे हैं। तो FSH और LH का लेवल किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, उसके बाद ओवरी में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, उसके बाद ओवरियन हार्मोन कैसे चेंज करता है, और डी के अंदर रहेगा यूट्रस की वॉल किस तरीके से पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो चेंजेज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से 28 डेज तक का जो टाइम है उसमें जो स्टार्ट मानी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो मेंस्ट्रुएशन से है जिसमें ब्लीडिंग फेज होता है, और उसके बाद 5th डे के आसपास 1 to 5th डे या 4 डे तक मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद जो ओवरियन जो हार्मोन है ओस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है। और साथ में हमने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी इस वाल को फैसिलिटेट करता है। ज़्यादा थिकर होती है, ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ती है, ताकि यदि फर्टिलाइजेशन होती है तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की एंडोमेट्रियम वाल को प्रिपेयर किया जा सके। तो यहाँ पे इसकी थिकनिंग है वो बढ़ती रहती है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है वो इसके बाद कंप्लीट होती है। उसके बाद फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हमने डायग्राम से समझे हैं, अब उनको रिटर्न में समझते हैं क्या कुछ हम उसके बारे में क्वेश्चन में या जो आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज रहती है, इसी से साइकिल स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक चलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो टूटती है, ब्रेक होती है, और उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक होने की वजह से जो ब्लड है वो रिलीज होता है। ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड, और ब्लड वेसल्स भी एक जो वहाँ पे डिजेनरेट होकर लिक्विड बनाती है जो कि वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर सिक्रेट किया जाता है। उसके बाद है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में हम प्राइमरी फॉलिकल्स पढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी के अंदर ग्रो होती है और वो फुली मैच्योर होती है सेकेंडरी टर्सरी के जरिए। उसके बाद लास्ट में जो ग्राफियन फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोलिफरेटरी फेज भी हम बोल सकते हैं। प्रोलिफरेशन यहाँ पे जो ग्रोथ है वो होती है प्राइमरी फॉलिकल्स भी एंड एंडोमेट्रियम लेयर्स है यूट्रस की वो भी यहाँ पे बढ़ती है, ग्रोथ फेज रहती है। ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज के अंदर जो LH जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था LH का लेवल है वो 14 डे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है और ओवम है वो रिलीज होता है। उसके बाद है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज के अंदर ओव्यूलेशन के बाद की जो स्टेज होती है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनता है,
और उससे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और कॉर्पस लुटियम किससे बनता है? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल से जो बचा हुआ भाग है ओव्यूलेशन के बाद, उसी से कॉर्पस लुटियम है वो बनता है। उसके बाद और हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। वैसे क्लियरिटी हमने पहले ही ले चुके हैं हम, जो ABCD अलग अलग ढंग से जो लेवल है वो बताए गए हैं। यहाँ पे एक साथ सबको इकट्ठा किया गया है। जैसे फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल्स बनती है। यहाँ पे ओव्यूलेशन से ओवम जैसे हेयर रिलीज होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। और कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ज़्यादातर हम प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हैं, इसके अलावा ओस्ट्रेडियोल है, ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है। और ये दोनों हार्मोन जो प्रोलिफरेटरी स्टेज होती है, उसके बाद जो ल्यूटल फेज के अंदर जितने भी एंडोमेट्रियम लेयर है वो बढ़ती है, तो इन दोनों हार्मोन की वजह से ही बढ़ती है। उसके बाद हम ये नीचे वाल देख सकते हैं, एंडोमेट्रियम वाल, वो किस तरीके से शुरुआत में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसके बाद वो दोबारा रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ओव्यूलेटरी फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं, और सिक्रेटरी फेज में ही ओवम है वो सिक्रेट होता है। और नीचे कुछ लेवल दिए गए हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता है। LH और FSH हार्मोन है वो ओव्यूलेशन के टाइम ही ज़्यादा पीक शो करते हैं। तो सभी जो हमने चारों पहले डिफरेंट पढ़े थे, उनको एक डायग्राम में यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफरेंट हार्मोन्स है वो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मीन कब उसको ऑन या ऑफ करना है, किस हार्मोन को बढ़ा के रखना है, किस वाल को कब ब्रेक करना है, तो वो सारा रेगुलेशन ही डिफरेंट हार्मोन से होता है। चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। जैसे हमने पढ़ा है, पिट्यूटरी से LH FSH हार्मोन और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन है जो वो सिक्रीट होते हैं, उसी से जितने भी साइकिलिकल चेंजेस हैं वो होते हैं। सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में हमने देखा इनका लेवल है वो बढ़ता रहता है और 14 डे पीक पर पहुंच जाता है ओव्यूलेशन के टाइम। स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये दोनों हार्मोन है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है उसको बढ़ाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल इस तरीके से बनती है। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, साथ में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन है उसको भी बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ग्राफियन ये फॉलिकल्स वगैरह हैं ये मैच्योर होती है। बोथ LH एंड FSH अटेन्स अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल, साइकिल के मिडल में बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं। सबसे ज़्यादा सिक्रीशन नोट की जाती है उस टाइम इनकी। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, ओव्यूलेशन के टाइम ही सबसे ज़्यादा सिक्रीशन है वो नोट की जाती है। वही सेम पॉइंट है। कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम या कॉर्पस ल्यूटियम क्या कुछ रोल प्ले करता है रेगुलेशन में? सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। और असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी हार्मोन काम करता है। नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होती है यूट्रस इनर वाल के साथ, उसमें भी ये नेसेसरी होता है। और साथ में जो जितने भी इवेंट्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनमें भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही वर्क करता है। डिजेनरेट्स इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होती है तो ये आराम आराम से खत्म होता रहता है। काजिज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और यदि ये खत्म हो गया तो साथ में एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी डिजेनरेट या डिसइंटीग्रेट, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो होता है। और इसी के बाद है जो नया साइकिल है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम डायग्राम से भी इसका व्यू लेते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से LH एंड FSH हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं। दोनों मिलके ओवरी पे काम करते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन वहाँ से सिक्रीट करवाया जाता है। साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, वो दोनों यूट्रस की वाल पे मिलकर काम करते हैं। यदि इनकी अमाउंट कम है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहता है, वो 12 से 14 दिन तक रहता है, क्योंकि उस टाइम इनकी अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन या फिर FSH LH को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करवाया जाता है। जबकि जब इनकी अमाउंट अच्छी खासी रहती है और ज़्यादातर टाइम पे, मोस्ट ऑफ द साइकिल का मतलब है 12 से 14 दिन के अलावा बाकी जितना भी
टाइम पीरियड रहता है उस टाइम नेगेटिव फीडबैक ही काम करती है, पॉजिटिव फीडबैक केवल ओव्यूलेशन के टाइम ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज पार्ट्यूरेशन, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या है और कौन से हार्मोन है वो पार्ट्यूरेशन को इंड्यूस करवाते हैं। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ जो प्रोसेस होती है इंग्लिश में बोलते हैं और साइंस में हम इसके लिए साइंटिफिक वर्ड पार्ट्यूरेशन वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे ही यंग बेबी की डिलीवरी होती है उसी प्रोसेस को पार्ट्यूरेशन बोला जाता है। और एक गेस्टेशन पीरियड क्या रहता है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, 9 मंथ तक जो डेवलपमेंट होती है उसी पीरियड को हम प्रेगनेंसी पीरियड या गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और उसके एंड में ही जो पार्ट्यूरेशन प्रोसेस है वो होती है। उस टाइम क्या कुछ होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी काजिज एक्सपल्जन ए डिलीवरी ऑफ फीटस। तो जो डिलीवरी है फीटस की उसको जो बाहर धकेला जाता है, एक्सपल्जन मीन्स बाहर निकालना, तो वो किसकी वजह से होता है, विग्रस का मतलब बहुत जोरदार कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़न होती है किसके अंदर, यूट्रस की जो वाल है उसके अंदर, और उसी की वजह से स्पेस को कम किया जाता है जिसकी वजह से फीटस उसको बाहर डिलीवर किया जा सके। तो पार्ट्यूरेशन इंड्यूस की जाती है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा। इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी काम करता है और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके काम करते हैं। एक होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब है सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस। तो जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वही सिग्नल कुछ पैदा करता है, वही मदर को सिग्नल भेजता है कि वो फुली मैच्योर है और उसको अभी पार्ट्यूरेशन है या डिलीवरी है उसकी करवाई जा सकती है। और उससे जो भी हार्मोन या सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और साथ में प्लेसेंटा भी क्या करना स्टार्ट कर देता है, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कुछ मध्यम सी, एक विगरस हमने पढ़ा था, एक माइल्ड है, माइल्ड मतलब एक ज़्यादा जिसके अंदर पावर ना हो, लेस पावर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ से प्लेसेंटा के जरिए भी इंड्यूस करवाई जाती है। और जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है और न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ये दोनों मिलके ऑक्सीटोसिन हार्मोन है मैटरनल पिट्यूटरी से वो सीक्रेट करवाना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल, यूट्रस की मसल्स पे काम करता है और जिसकी वजह से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, विच स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ये एक दूसरे की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन बढ़ती है, ऑक्सीटोसिन को फिर वही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी है, तो जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती रहेंगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता रहता है। Stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger contraction। तो एक दूसरे के जो अपोजिट एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जैसे रिफ्लेक्स बनता है दोनों के बीच में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन के बीच में, उसी से जो कॉन्ट्रैक्शन है, लेबर पेन वगैरह है वो स्टार्ट होता है। दिस लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और ये दोनों मिलके ही जो बेबी है उसको एक्सपल्जन या उसकी डिलीवरी करवाते हैं। बर्थ कैनाल हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स एंड वेजाइना को ही मिला के बर्थ कैनाल बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों कैनाल से ही, या दोनों ट्यूब से, एक चैनल से बेबी है वो बर्थ लेता है। सून आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। डिलीवरी के जस्ट बाद ही प्लेसेंटा भी बाहर निकाल दिया जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीवरी के टाइम पे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा कोज करवाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन है वही दिए जाते हैं यदि अच्छी अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता है बॉडी के अंदर। तो डायग्राम से समझते हैं, जैसे यहाँ पे 4 स्टेजेस दी गई हैं। जैसे ही 9 मंथ ओल्ड फिटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, तो जो प्लेसेंटा है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है तो जो बेबी का हेड रीजन है वो ज़्यादातर फ्रंट में रहता है मैक्सिमम टाइम ऑफ डिलीवरी, वरना फुट रीजन से भी डिलीवरी है वो होती है। तो प्लेसेंटा पार्ट है और यहाँ पे जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसी वजह से जो बेबी है उसको एक्सपायर्ड आउट किया जाता है।
जो बर्थ कैनल है वहाँ से सर्विक्स एंड वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनल काम करती हैं, और डिलीवरी के बाद ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट और टाई किया जाता है, और उसके बाद में जो प्लेसेंटा है उसको भी बॉडी से जो रिमूव है या एक्सपायर्ड है वो एक्सपायर्ड आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आवर सोसाइटी द वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। तो हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को ज़्यादा जो अनएजुकेटेड फैमिली या विलेजेस में जो फैमिलीज रहती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वुमेन्स पे टॉर्चर भी किए जाते हैं कि जो डॉटर्स हैं उनके लिए वुमेन ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो क्या ये साइंटिफिकली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम पढ़ते हैं, सेक्स डिटरमिनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज एक्स वाई टाइप। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही जो बेबी है उसका सेक्स डिपेंड करता है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, हमारे शरीर में जो 23 पेयर क्रोमोसोम रहते हैं उनमें से 22 पेयर क्रोमोसोम दोनों में, मेल और फीमेल में, वो सेम होते हैं, इसलिए उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। एंड ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि जो मेल है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो हम डिस्कशन है वो 8th क्लास से पढ़ लेते हैं किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है। तो एजुकेटेड फैमिलीज में ऐसा नहीं होता, जबकि जो इलिटरेट फैमिलीज है वहाँ पे ज़्यादा, या इलिटरेट एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ को माना जाता है कि डॉटर्स के लिए वुमेन ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे 2 टाइप्स के गैमेट बनते हैं मेल्स के अंदर, जिसमें 50% जो टोटल स्पर्म है उसका एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि 50% जो बचा वो वाई क्रोमोसोम रहता है। किसके अलावा? ऑटोसोम्स के अलावा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोसोम्स का कोई रोल नहीं रहता सेक्स डिटर्मिनेशन में, क्रोमोसोम्स ही सेक्स डिटरमाइन करते हैं। जबकि फीमेल्स के अंदर तो केवल ओवम, एक ही टाइप का ओवम बनता है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। Equal probability of fertilization of ovum with sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल रहती है फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि फीमेल से तो एक्स क्रोमोसोम ही है, तो मेल से जो 50% एक्स क्रोमोसोम लिए हुए हैं स्पर्म और रिमेनिंग 50 हैं वो वाई क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है कि ओवम फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, जाइगोट क्या डेवलप करेगा? फीमेल बेबी डेवलप करेगा, ये बेबी गर्ल डेवलपमेंट होगी यदि एक्स लिए हुए एक्स क्रोमोसोम लिए हुए स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है ओवम को, और यदि वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन करेगा ओवम की, तो उससे जो मेल ऑफस्प्रिंग है वो पैदा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं या फिर टोटली जो ब्लेमिंग जा सकती है वो मेल्स पे रहती है, ना कि फीमेल्स पे, जो डॉटर है उनके लिए। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो जितना भी जेनेटिक मेकअप मीन उसके अंदर क्रोमोसोम किस टाइप का है तो वही डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या रहेगा। इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड, और प्रेगनेंसी, हर एक प्रेगनेंसी में 50% चांस होते हैं कि बच्चा जो है वो बॉय पैदा हो या फिर गर्ल पैदा हो, तो उनकी 50-50% ही पॉसिबिलिटीज होती है। दिस इज वाई इट इज नॉट करेक्ट टू ब्लेम वुमन फॉर जेंडर फॉर द चाइल्ड, तो इसलिए जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझते हैं, और इसलिए नहीं है जो एजुकेटेड उनको समझाया जा सकता है कि वुमन को हम ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। तो साइंटिफिकली मेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जेंडर ऑफ द चाइल्ड के लिए। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं, और चैप्टर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, और मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। गैमेटोजेनेसिस जैसे बनती हैं जो ओवम है, तो ओवम के पास एक्स क्रोमोसोम रहता है, जबकि स्पर्म्स एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम लिए होते हैं। यदि एक्स स्पर्म और एक्स ओवम के साथ फ्यूज होता है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम लिया जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम वाले जो ओवम उसके साथ फ्यूज करता है, तो मेल ऑफस्प्रिंग है वो पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ।
तो हमने वैसे ये डिस्कस कर भी लिया पहले कि कितने एग्स हैं वो रिलीज होते हैं ह्यूमन ओवरी से एक मंथ में। हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड बाय मदर गेव बर्थ टू द आइडेंटिकल ट्विन। जो मदर आइडेंटिकल ट्विंस को जन्म देती है तो उस टाइम कितने एग हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। वुड यूर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बोर्न वर फ्रेटर्नल। क्या आपका आंसर है वो चेंज होगा यदि जो ट्विंस हैं वो फ्रेटर्नल हैं। फ्रेटर्नल मीन नॉन आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में यदि एक जो बच्चा है वो एक मेल है तो वो दूसरा भी मेल ही होता है। आइडेंटिकल ट्विन की खास बात रहती है कि सेक्स दोनों ट्विंस का सेम ही रहेगा, लेकिन फ्रेटर्नल में कोई चांस, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो सेक्स है वो सेम रहता है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो टिपिकली इन ए मंथ ह्यूमन्स ओवरीज रिलीज्ड ओनली वन एग। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में ओवरी एक ही एग है वो रिलीज करती है, रेयरली टू है वो एग भी प्रोड्यूस कर सकती है। इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन और मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक मतलब सिंगल जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर कुछ ऐसे जब डिवाइड कर रहा होता है जाइगोट तो कुछ ऐसी वहाँ पे फिनोमिना होती है जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हैं जाइगोट से जैसे 2 सेल बनती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। वैसे तो अटैच रहती हैं, आगे जो 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज बनती हैं तो वो अटैच रहती हैं, लेकिन यदि वो सेपरेट हो जाती हैं तो वहाँ से हर एक सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म या फिर नया जो ट्विन हम बोल सकते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है। वन एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरी विच स्प्लिट्स इनटू टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो ओवरी से एक ही रिलीज होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वो 2 के अंदर स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो बनते हैं, उनमें सेक्स भी सेम ही रहता है। दिस इज वाई द आइडेंटिकल ट्विन एग्जिबिट्स द सेम जेनेटिक फीचर, जिसकी वजह से आइडेंटिकल ट्विन हमेशा एक ही जेनेटिक फीचर शो करते हैं, उनके अंदर पूरा जेनेटिक मेकअप है वो सेम ही रहता है। ऑन द अदर हैंड फ्रेटर्नल ट्विन्स और डाइजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर 2 एग्स रिलीज होते हैं विच आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स, जो 2 स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं वो डिफरेंट जेनेटिक करेक्टर्स हैं वो शो करते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, एक बॉय एक गर्ल हो सकती हैं। और जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रेयरली 2 एग हैं वो रिलीज होते हैं, लेकिन बहुत सारे हम केसेस जैसे देखते हैं आज के टाइम कि एक टाइम 3 4 2 5 बेबीज हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं और 9 तक भी जो है वो बेबीज प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो और उनके अंदर सेक्स है उनका डिफरेंट डिफरेंट ही मिलता है, तो जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो कई एग रिलीज होने के भी हो सकते हैं। तो एक्सेप्शंस हमेशा प्रेजेंट होते हैं और एक्सेप्शन के बगैर भी कोई साइंस नहीं है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट के बगैर साइंस नहीं पढ़ते हैं तो एक्सेप्शन भी बहुत सारे हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर। तो कोई भी एक फिक्स रूल नहीं होता कि एक रूल कन्फर्म है और वही हर जगह लागू होता है, तो काफ़ी सारे उसके अंदर अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं वो देखने को मिलते हैं। हाउ मैनी एग्स, क्वेश्चन लास्ट रहेगा ये, हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ मेल डॉग विच गिव बर्थ टू 6 पपीज। तो जो एक फीमेल डॉग है वो 6 पपीज को बर्थ देती है, तो आपके हिसाब से पूछा गया है कि कितने एग्स हैं उसकी ओवरी है वो रिलीज करती है। इन ऑर्डर टू हैव गिवन टू बर्थ टू 6 पपीज द ओवरी ऑफ फीमेल डॉग रिलीज 6 एग। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 एग ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्विंस जैसी कोई ऐसी कंडीशन नहीं रहती, वहाँ पे हर एक पपी है वो डिफरेंट रहता है जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी हम देखते हैं उनको, कलर वगैरह भी डिफरेंट रहते हैं। हैंस 6 जाइगोट्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड फॉर ईच टू डेवलप इनटू ए पपी। हर एक पपी के लिए एक अलग जाइगोट है वो बनता है। और ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया है लर्निंग के लिए उसके लिए थैंक यू सो मच।